नमस्कार साथियों। मैं सौरभ एक बार फिर से अर्थ अनर्थ के दूसरे सीजन की इस तीसरी कड़ी में आपके साथ एक नए विषय पर बात करने आया हूं और इस बार हमारे साथ जुड़ी हैं नीति शेट्टी। नीति से हम बात करेंगे हीट वेव्स पर, जो अचानक से गर्मी बढ़ गई है, जो तापमान बढ़ता जा रहा है, धरती तप रही है और उसका इम्पैक्ट हमारे ऊपर कैसे हो रहा है। क्योंकि नीति इंडिया यूथ क्लाइमेट नेटवर्क के साथ जुड़ी हुई हैं, तो हम स्वागत करेंगे नीति का और चाहेंगे नीति कि आप एक बार हमारे जो भी दर्शक हैं, जो हमारी ऑडियंस है, उनको अपने बारे में थोड़ा सा बताएं। ऑलराइट। नमस्ते सभी को। मेरा नाम नीति है और मैं इंडियन यूथ क्लाइमेट नेटवर्क की बोर्ड मेंबर हूँ। और मैं मेरा काफी सालों से मैं इनके साथ काम कर रही हूँ। एक यूथ बेस्ड संस्था है, युवाओं के हित के लिए काम करती है क्लाइमेट स्पेस में। इसके अलावा रिप्रेजेंटेशन सर्टेनली इंटरनेशनल लेवल पे हम करते हैं, बट ऑन ग्राउंड भी हमारा काफी काम होता है, जिनको हम पॉलिसी लेवल पे एडवोकेसी क्रिएट करते हैं। और अलग अलग गवर्नमेंट अक्रॉस द कंट्री, अक्रॉस इंडिया, जो जो हमारे ऑन ग्राउंड वॉलंटियर्स है, वो जो कॉन्ट्रीब्यूशंस करते हैं, उनको पॉलिसी लेवल पे इंटीग्रेट करके एक लार्जर स्पेस वॉइस देना यूथ को, ये इंडियन यूथ क्लाइमेट नेटवर्क का काम है। एंड एट पर्सनल लेवल ऑल्सो हम सभी एज प्रोफेशनल्स, मे बी मिटिगेशन एक्सपर्ट और एडेप्टेशन एक्सपर्ट, मैं पर्सनली एडेप्टेशन में ज्यादा काम करती हूँ। हम कंट्रीब्यूट करते हैं जो ग्लोबल सिनेरियो है क्लाइमेट स्पेस पे, उसमें कंट्रीब्यूशन करते हैं इंडिया के लिए नैरेटिव बिल्ड करने का। शुक्रिया शुक्रिया नीति, अपने आप को इतना अच्छे तरीके से हमारे दर्शकों को समझाने के लिए। नीति, हम शुरू करते हैं। हमारा मेरा पहला सवाल है कि ये हीट वेव क्या है, अगर हिंदी में इसे आसान शब्दों में समझा जाए तो ये क्या है। क्योंकि हम जब भी कहीं जाते हैं, किसी से बात करते हैं, तो उनका ये कहना होता है कि गर्मी ज्यादा पड़ रही है। लेकिन क्यों पड़ रही है, कैसे हो रही है, और ये क्या ये गर्मी ज्यादा पड़ना ही हीट वेव है, इसको अगर आप थोड़ा सा समझा पाए। अ, गर्मी ज्यादा बढ़ना, ये फीलिंग है या फिर ये इफेक्ट है जो हमें फील हो रहा है, बट उसका एक लार्जर जो प्रोसेस है धरती पे, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ले लीजिए, जी जी एमिशंस की वजह से ले लीजिए, ये ऐसा नहीं है कि एक ही बार में हीट वेव आ गई है। एक कई सालों के जो इंडस्ट्रियलाइजेशन के प्रोसेस है, उसमें ये बिल्डअप हुआ है। जैसे हम जब ग्लोबल टेम्परेचर्स देखते हैं अक्रॉस द ईयर्स, अक्रॉस द सेंचुरीज, टेम्परेचर कॉन्स्टेंटली बढ़ा है, बट अब हमें ज्यादा इफेक्ट दिख रहा है बिकॉज ऑफ ऑब्वियसली सर्टन एनुअल पैटर्न्स जो होते हैं। आप जिस रीजन में रह रहे हैं कंट्री के, उस पर डिपेंड करेगा, आपके एल्टीट्यूड पर डिपेंड करेगा। बट गर्मी सभी जगह पे बढ़ रही है। आज कश्मीर जैसी जगह पे अगर हीट वेव आ सकती है, तो आई मीन आई वुड से इट इज अ रियल इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट। बट अगर हम हीट वेव को समझना चाहते हैं, तो ये एक पर्टिकुलर डेफिनेशन नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी देती है, जिसमें जो हमारे नॉर्मल टेम्परेचर लेवल्स होते हैं, उनसे कहीं ज्यादा टेम्परेचर बढ़ जाता है। इसीलिए मैंने क्लासिक एग्जांपल दिया कश्मीर का, जो जो हम इमेजिन करते हैं कश्मीर को थॉट में रख के कि काफी ठंडी जगह है। वहां का अगर टेम्परेचर किसी पर्टिकुलर डे में या पर्टिकुलर ईयर में काफी ज्यादा बढ़ रहा है, उसकी स्टिपुलेटेड टेम्परेचर से, जो ट्रेडिशनली जो टेम्परेचर रहा है, उससे कहीं ज्यादा बढ़ रहा है, विथ मे बी 4 to 5 डिग्रीज, इन कश्मीर जैसे रीजन के लिए वो हीट वेव होगी। वैसे ही अगर हम महाराष्ट्र जैसे, बिकॉज आई एम बेस्ड इन महाराष्ट्र, आई वुड स्पीक ऑन, आई एम वर्किंग लॉट विद डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरनमेंट इन गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र। सो इसकी एक अंडरस्टैंडिंग जब हम डेवलप करते हैं स्टेट लाइक महाराष्ट्र में, विदर्भ और या मराठवाड़ा ऐसे जो रीजन्स है, जो ड्रॉट प्रोन है या फिर जिनको इंटेंसिटी ऑफ हीट यूजुअली ज्यादा लगती है, उसमें उस तरीके से मैं एक्सप्लेन करना चाहूंगी कि हीट की फ्रीक्वेंसी एज वेल एज इंटेंसिटी भी बढ़ गई। राइट। सो द स्पेल जो हम कहते थे कि समर के महीने जो रहते थे, मार्च अप्रैल मई और जून थोड़ा बहुत, वो अब आप देखोगे कि जो विंटर्स के सीजन है, फेब्रुवरी हैज आल्सो बिकम वेरी हॉट। नाउ दैट जी। इज द इम्पैक्ट ऑफ हीट वेव, कि आपका जो हम्म। समर स्पेल है वो भी बढ़ गया है, टेम्परेचर तो काफी बढ़ गए हैं। आपको मैं एग्जांपल दूंगी, ये एसडीएमए के ऑफिस में आई वाज देयर एंड वी वर हैविंग a review of one of their center of excellence where उन्होंने डेवलप किया है नागपुर में। सो अकोला जैसे, इट्स वन ऑफ द
डिस्ट्रिक्ट्स, एक डिस्ट्रिक्ट है महाराष्ट्र में अकोला, वहाँ पे 49 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर बढ़ गया, मतलब इट्स ऑलमोस्ट रीचिंग 50, नो, एंड लाइक हाफ ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट, और उसके वजह से एक गारमेंट फैक्ट्री में आग लग गई। आप सोचिए कि ये हीट वेव जब हम बोल रहे हैं, it is not जी just impacting the lives, it's also impacting the livelihoods। ये सिर्फ इंसानों को नहीं, जानवरों को भी इफेक्ट कर रहा है और सभी डेटा को इम्पैक्ट कर रहा है। तो ये टेम्परेचराइज तो है, फ्रीक्वेंसी भी है, स्पेल भी है, और इंटेंसिटी भी ज्यादा हो गई है टेम्परेचर की, राइट। अगर ह्यूमिडिटी हम सिटी लाइक मुंबई में देख ले, ह्यूमिडिटी की वजह से मतलब हीट वेव का इम्पैक्ट और ज्यादा एम्पलीफाई हो जाता है। तो अब जहाँ पे है मल्टीपल अदर फैक्टर्स के साथ हीट का इम्पैक्ट और हीट वेव का इम्पैक्ट आपको एम्पलीफाइड ही दिखेगा। जी। तो निधि, क्या आसान शब्दों में हम इसे ये कह सकते हैं, जो हीट वेव है ये कहीं ना कहीं एक पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी है? क्या अभी ये उस स्तर पर पहुंच चुकी है, या अभी उस स्तर पर पहुंचने में कुछ समय बाकी है? नहीं, नहीं, इट इज एब्सोल्युटली अ हेल्थ इमरजेंसी। आई वुड इवन से इट इज अ क्लाइमेट इमरजेंसी फॉर अस, कंसिडरिंग जिस तरीके के टाइम्स में हम रह रहे हैं, जहाँ पे वॉर हो रही है, जहाँ पे फ्यूल की क्राइसिस है, प्राइस इतने बढ़ गए हैं, इन्फ्लेशन हो रहा है। हम्म। जब हम बोलते हैं हेल्थ क्राइसिस, यू नो, अगर हमें पूरे कंट्री में अगर हीट वेव का सबसे बेस्ट डेटा कहीं से मिल सकता है, तो वो हेल्थ डिपार्टमेंट से मिल सकता है, क्योंकि हीट स्ट्रोक और उससे होने वाले जो इम्पैक्ट हो रहा है हेल्थ पे, वो सिर्फ और सिर्फ हेल्थ डिपार्टमेंट नोट कर पा रही है। नाउ हीट इज समथिंग जो आपको आंखों से दिख नहीं रही है ना सौरभ? हम्म। तो आप, इट्स नॉट लाइक अदर डिजास्टर्स, राइट, कि फ्लड हो रही है या फिर ड्रॉट हो रही है या अदर लैंडस्लाइड्स हो रही है, ऐसे डिजास्टर नहीं है वो, राइट। So it is impacting health in a very silent way। अगर इट इज, इफ इट इज नॉट ऑलवेज हीट स्ट्रोक, इट इज अबाउट द प्रोडक्टिविटी। आप एक हीट का डिस्कम्फर्ट हो रहा है जिसकी वजह से आप काम नहीं कर पा रहे हैं, हमारे जो गिग वर्कर्स है उनको भी इम्पैक्ट हो रहा है। तो ये इट इज सर्टनली हेल्थ इमरजेंसी, एज वेल एज आई वुड से इट इज क्रिएटिंग अ climate emergency which will create impact on our economy at large। सो यस, राइट। हेल्थ में तो बहुत सारे लोग पेंट हो रहे हैं, या हीट स्ट्रोक्स हो रहे हैं, या किसी को मतलब बैर ही नहीं, डिस्कम्फर्ट है। आई मीन पीपल लाइक प्रिविलेज्ड पीपल जो होते हैं, जिन जो एसी एक्सेस कर पा रहे हैं, फैन एक्सेस कर पा रहे हैं, बट इन छोटी छोटी झुग्गियों में या फिर स्लम्स में, मुंबई में इतना बड़ा स्लम है, ऐसी जगहों पे अडेप्ट करना हीट 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 से ये बहुत डिफिकल्ट हो जाता है इस पर। एंड इकोनॉमिक जो आपकी स्टेटा होती है, वो डिफाइन करती है आप कितना उसके लिए अडेप्ट कर सकते हैं, कितने स्टार का एसी ले सकते हैं। उसकी अगर आपने 5 स्टार एसी लिया 35,000 का, आपका बिल लॉन्ग टर्म में कम आएगा, बट कैन एवरीबडी अफोर्ड इट? नहीं, नॉट एवरीबडी। लोअर मिडिल क्लास माइट नॉट बी इवन एबल टू अफोर्ड इट, राइट। सो ये इकोनॉमी में भी रिपल इफेक्ट क्रिएट कर रहा है हेल्थ इमरजेंसी के अलावा। एंड जी अब डू वी रियली हैव ट्रेन प्रोफेशनल्स टू डील विद? ये भी बहुत बड़ा सवाल है। जी। निधि, ये जब जब बात होती है लोअर मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास और अफोर्डेबिलिटी की, तब कहीं ना कहीं जो छोटे शहर हैं हमारे देश में, और वहां पर ये बात कह के टाल दिया जाता है कि ये ह्यूमिडिटी बढ़ रही है, लेकिन हम टेम्परेचर, नाइट टाइम हीट या अर्बन हीट आइलैंड जैसे फैक्टर्स की बात नहीं कर सकते हैं। ऐसे में मैं चाहूंगा कि आप हमारे दर्शकों को ये टर्म्स हैं, नाइट टाइम हीट, अर्बन हीट आइलैंड जैसे फैक्टर्स हैं, उसे थोड़ा समझाएं। और मैं ये इसलिए कह रहा हूँ ना, क्योंकि हम पहले देखते थे गांव में, शहरों में, कि दिन में तो तापमान ज्यादा रहता था, 42 डिग्री, 49 डिग्री, 50 डिग्री तक पहुंच जाता था। रातें अक्सर ठंडी हो जाती थी, और जब ठंडी हो जाती थी तो आदमी, जो मनुष्य है, वो ठीक से सो पाता था, और उसका जो शारीरिक और मानसिक जो स्वास्थ्य होता है वो सही रहता था। लेकिन ऐसे में आजकल हमने कुछ स्टडीज ऐसी भी आई हैं कि जिसमें हम देख रहे हैं कि रातों में भी टेम्परेचर बढ़ा हुआ है, वो कम नहीं हो रहा है, और उसकी वजह से अलग अलग तरीके के स्ट्रेस और हेल्थ इम्प्लीकेशन, स्वास्थ्य पर प्रभाव लोगों पर पड़ रहे हैं। तो थोड़ा सा इन फैक्टर्स के बारे में मैं चाहूंगा आप हमें समझाइए। थैंक यू सौरभ फॉर टचिंग टू दिस पॉइंट्स, बिकॉज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। पहले जैसे कुछ सालों पहले, आई वुड रिमेम्बर 20 years ago,
कि रातें बहुत ठंडी हुआ करती, राइट? कितना भी डिस्कम्फर्ट हो दिन में, रातें बहुत ठंडी हुआ करती थी। बट अभी ऐसा नहीं है। यू नो जैसे आप एंड ये सब को-रिलेटेड है। जब हम अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं, इंडस्ट्रीज़ के बारे में बता रहे हैं या कॉन्संट्रेशन ऑफ इंडस्ट्रीज़ के बारे में बता रहे हैं। जस्ट टू गिव एन एग्जांपल, इससे थोड़ा अच्छे से समझेगा कि सिटी लाइक नवी मुंबई, राइट? ये एक शहर है। ऑब्वियसली शहर है मतलब थोड़ा कॉन्क्रीटाइजेशन हो चुका है, बहुत सारी बिल्डिंग्स हैं। जिस तरीके का मटेरियल इस बिल्डिंग में यूज़ हुआ है, वो सिर्फ हीट अब्ज़ॉर्ब करता है, राइट? तो उसकी वजह से ओवरऑल जो वेस्ट फेसिंग विंडोज है उनको काफी हीट हो जाती है। एंड जो ईस्ट फेसिंग विंडो है वो सुबह के 11-12 बजे तक वो बहुत ज्यादा हीटेड रहते हैं। लाइक आपका किचन अगर ईस्ट में है, सुबह बहुत ज्यादा कंफर्ट होती है स्पेशली गृहिणियों को। और अगर वेस्ट फेसिंग विंडोज है, अभी तो बहुत ज्यादा पैशन आ गया है कि आईटी कंपनीज में ये जो कहते हैं ना पैनल्स होते हैं जो ग्लास के, वो हम्म। लगाए जाते हैं। तो ये हमें हमें लगता है इट्स वेरी फैंसी, राइट? लाइक आइडेंटिटी ऑफ आईटी कंपनीज आर थ्रू दिस पैनल, ये जो ग्लास विंडोज है उनसे है। बट दोज आर द साइलेंट आई वुड से क्रिमिनल्स, बिकॉज इसी में सारे के सारी हीट ट्रैप हो जाती है, ये मटेरियल उसी से, राइट? सो उसकी वजह से घर के अंदर रात के टाइम पे भी ये हीट एमिट जब कर रही है ना, तो एक थर्मल डिस्कम्फर्ट क्रिएट हो जाता है। तो इसीलिए आपकी रातें ठंडी नहीं है। जैसे मैं एग्जांपल दे रही थी नवी मुंबई का, तो अभी नवी मुंबई में बहुत सारे डेटा सेंटर्स आ रहे हैं, राइट? तो इसका जी। मतलब ये है कि इट इज अ वाटर इंटेंसिव एज वेल एज एनर्जी इंटेंसिव इंडस्ट्री, विच जी। मीन्स अगर ये इतनी ज्यादा एनर्जी यूटिलाइजेशन की वजह से एक हीट जनरेट हो रही है, तो वेरी just today we were having that conversation कि with the commissioner was facing this difficulty कि नाइट टाइम जो टेम्परेचर बढ़ रहा है उससे कैसे डील करें, राइट? उसके अलावा जो अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट क्रिएट हो जाता है, क्योंकि सिटी लाइक नवी मुंबई हैज ग्रेट अमाउंट ऑफ मैंग्रोव्स एंड देयर इज थाने क्रीक व्हिच इज सराउंडिंग इट विद मल्टीपल साइड्स। एंड थोड़ा सा ये लैंड ब्रीज और सी ब्रीज का जो कॉन्सेप्ट है उसकी वजह से थोड़ा सा थर्मल कंफर्ट नेचर इज ट्राइंग टू क्रिएट, बट वो बैलेंस नहीं हो पा रहा है क्योंकि हमारी यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी itself is very high. The type of industries that Panvel has, very closer by to Navi Mumbai, it is becoming almost impossible to escape this sort of geography where इतनी सारी इंडस्ट्रीज है, एक डेटा सेंटर्स इतने सारे फ्लरिश हो रहे हैं इस रीजन में, एंड कमर्शियल हब्स जो है और इकोनॉमिक हॉटस्पॉट्स जो है वहां पे हमेशा वो हीट ट्रैप रहेगी, राइट? और जितने प्रॉक्सिमिटी में आपकी बिल्डिंग्स है, हम अभी बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं यूडीसीपीआर पे। ये कोड, बिल्डिंग्स के कोड होते हैं, उनमें कैसे सुधार लाया जाए, कैसे कुछ मैंडेटरी इंटरवेंशंस किए जाए फॉर बिल्डर्स डेवलपर्स, सो दैट हमारे थर्मल डिस्कम्फर्ट जो हो रहा है उसे naturally organically through our architectural, I mean these are architectural solution, structural ones, active and passive cooling दोनों के लिए, जिसके थ्रू जी। हम ये नेसेसिटी ऑफ दिस पैटर्न कि अगर दिन में गर्मी हो रही है तो दिन में गर्मी क्यों हो रही है, क्योंकि हीट ट्रैप हो जा रही है दिन में। आपको जस्ट एज एन सजेशन फॉर ऑल आवर व्यूअर्स कि जब मतलब आई पर्सनली डू दिस कि जब आपका विंडो वेस्ट साइड में है, आप पूरे दिन घर की खिड़कियां और पर्दे बंद रखिए। ट्राई टू कवर योर विंडोज, अगर आपके ग्लास के विंडोज है तो कवर कीजिए उसको व्हाइट पेपर से, सो दैट हीट रिफ्लेक्ट होगी। और पूरे टाइम उसे बंद रखिए। शाम के टाइम पे जब थोड़ी सी धूप कम हो जाती है तब उसे खोलिए, लेट लेट द एयर पास आउट। आई मीन उससे मुझे मुझे पर्सनली ऐसा फील हुआ 1 to 2 डिग्रीज का थोड़ा थर्मल कंफर्ट रहता है। वरना इफ आई कीप इट ओपन, हमें लग रहा है कि गर्मी हो रही है तो एयर अगर पास होगी तो बेटर लगेगा, बट एक्चुअली उसमें क्या हो जाता है, हीट ट्रैप हो जाती है। ऑल्सो प्रॉक्सिमिटी ऑफ बिल्डिंग्स भी बहुत ज्यादा मैटर करती है, क्योंकि एक बार अगर हीट ट्रैप हो गई तो एस्केप करने का मैकेनिज्म नहीं मिल पाता। तो ये आर्किटेक्चरल सॉल्यूशंस है, अगेन इट्स अ लॉन्ग टर्म प्लानिंग। तो जब हम अर्बन हीट आइलैंड के इफेक्ट की बात करते हैं कि इतने कॉन्सेंट्रेट हो जाते हैं ना बिल्डिंग्स एक पर्टिकुलर रीजन में, एंड जब कॉन्क्रीटाइजेशन हो जाता है इट ऑब्जर्व सॉर्ट ऑफ हीट, और एक ओवरऑल एक सिस्टम, एक टाइप ऑफ डोम बन जाता है जहाँ पे पूरी हीट ट्रैप हो जाती है। एंड एज यू नो द हॉट एयर राइजेस, गर्म हवा ऊपर आती है, राइट? तो ये जो हाई राइजेस जब बिल्डिंग बनती है ना, तो जो अपर फ्लोर्स पे होते हैं
जो लोग रहते हैं या फिर जो लोग काम करते हैं, उनको बहुत ज़्यादा डिस्कम्फर्ट होता है। एक तो डायरेक्ट रेज़ सनरेज़ आ जाती है, सनरूफ जो रूफ जो आपका होता है, रूफटॉप, उसमें काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट आता है सन का और वहाँ पे हीट ट्रैप हो जाती है। तो उसके लिए बहुत अच्छा सॉल्यूशन है व्हाइट पेंट करवाना। इन अ colloquial term we call it white paint, but it is a surface reflectant paint which has its own scientific backing. Tamil Nadu has done some बहुत अच्छा काम किया है तमिल नाडु में। सुप्रिया साहू मैडम हैज रिसीव्ड अवार्ड्स फॉर इट। वैसे ही बहुत जगह पे यहाँ पे इन मुंबई वी आर ऑल्सो इन महाराष्ट्र वी आर ट्राइंग टू डू दिस। अमरावती एक छोटा सा शहर है महाराष्ट्र में जहाँ पे हम जो म्युनिसिपल कमिश्नर है उन्होंने ये पॉलिसी निकाली है जिसमें अगर आप सर्टन जो उन्होंने लिस्ट डाउन किए हैं एक्शंस, अगर आप वो इम्प्लीमेंट करते हैं ऑन ग्राउंड, आपको सर्टन परसेंटेज ऑफ प्रॉपर्टी टैक्सेस लाइक लेवीड। सो ये कुछ पॉलिसी सॉल्यूशंस भी है। हमने आर्किटेक्चरल सॉल्यूशंस की बात कर ली, कुछ पॉलिसी सॉल्यूशंस की बात कर ली, जिनके थ्रू हम ये अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट, नाइट टाइम जो हीट डिस्कम्फर्ट हो रहा है, इन सभी को एड्रेस कर सकते हैं। क्योंकि ये लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, ऐसा नहीं है कि कोई सॉल्यूशन इमीडिएटली आपको हेल्प कर देगा। देयर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉल्यूशंस जो आपको हेल्प कर सकते हैं इसमें। जी। जब आप एडाप्टेशन की बात कर रही थी कि इन तरीकों से और महाराष्ट्र के इस जिलों में कैसे प्लान्स लेके आए जा रहे हैं, तो मैं थोड़ा सा आपसे ये समझना चाहूँगा एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में कि इंडिया का हीट एक्शन प्लान क्या है, और आपका जो अनुभव है, जो आपका एक्सपीरियंस है, उससे हमें ये बताएं कि ये प्लान अभी सिर्फ पॉलिसी लेवल पे फाइलों में छुपे हुए हैं, कागज पे ही हैं, या वो ग्राउंड पर धरातल पर भी दिख रहे हैं, और दिख रहे हैं तो कहाँ दिख रहे हैं, क्या दिख रहा है, कैसे इसका असर दिख रहा है। ओके, तो आई विल अग्री कि जो हमारे हीट एक्शन प्लान है, आई विल पर्टिकुलरली गिव अगेन एन एग्जांपल ऑफ महाराष्ट्र। हमारे स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का हीट एक्शन प्लान है, राइट? जी। एंड अकॉर्डिंग टू दैट उस पर्टिकुलर प्लान में अ, एक मैप दिया गया है जिसमें जो इंटेंसिटी है वो डिफाइन की गई है विद कलर कोडेड डिस्ट्रिक्ट्स। तो हमें पता चलता है कि कुछ रीजन्स काफी ज्यादा वनरेबल है, कुछ रिलेटिवली कम वनरेबल है और कुछ ज्यादा सीवियरली इम्पैक्टेड है, राइट? तो हर जी। रीजन के लिए एक अलग अ, हर रीजन की एक अलग ज्योग्राफी है, उसका अप्रोच भी अलग होना चाहिए टू टैकल द हीट, राइट? एंड थियोरेटिकली आई वुड से एसडीएम हैज डन सम ग्रेट वर्क ऑन इम्प्लीमेंटेशन। में बात करूं तो जैसे मैंने एक्सपीरियंस किया, दे हैव डन ग्रेट वर्क विद रिस्पेक्ट टू कोलेक्टिंग द डेटा, डेटा को इंटीग्रेट करके विजुअलाइज करना ताकि डिसीजन मेकिंग, एविडेंस बेस्ड पॉलिसी मेकिंग या डिसीजन मेकिंग इजी हो पाए। सो मैं पर्सनली जब डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरनमेंट के साथ काम करती हूँ, सो हमने ऐसे प्रपोज किया है, वी आर क्रिएटिंग स्टेट कूलिंग एक्शन प्लान। हीट एक्शन प्लान इज सर्टनली नेसेसरी, और लेट्स रादर से a city like Nagpur is creating integrated heat and cooling action plan, right? मैं अब चाहूंगा निकी से हिंदी में थोड़ा सा समझाएं। हाँ, तो ये जो हीट एंड कूलिंग एक्शन प्लान जो है, इसमें दोनों टाइप के अप्रोचेस हम लेंगे, ऑब्वियसली हम्म। मिटिगेटिव एंड एडाप्टिव, कि कैसे हम ये जो फिनोमिना है हीट वेव का, उसको या प्रिवेंट तो नहीं हो सकता। देखिए, जिस हम तो एक ट्रॉपिकल कंट्री है तो ज्योग्राफी से हम ज्यादा स्किप नहीं कर पाएंगे, बट सर्टेनली हम स्ट्रैटेजाइज बेटर कर पाएंगे कि हमारे लोकेशंस जो है जहाँ पे हम बिल्डिंग बांध रहे हैं वो उसकी विंडोज किस तरह फेस होनी चाहिए, या फिर हमारे मटेरियल्स कौन से यूज होने चाहिए, या फिर हमारे जो पहले जो बिल्डिंग कोड्स होते थे उसमें एक एक कॉन्सेप्ट होता था विंडो टू फ्लोर रेशियो का, कि आपका जितना एरिया है उससे डिटरमाइन होगा कि आपका विंडो का रेशियो क्या होगा। एक पर्टिकुलर रेशियो डिफाइन किया गया था यूडी डिपार्टमेंट में। अब वो कॉन्सेप्ट ही हटा दिया गया है क्योंकि हमारे पास अब सब स्लाइडिंग विंडोज है। तो अगर 3 विंडोज है तो यू नो 2 विंडो स्लाइड होंगी और वो जाके एक पूरे विंडो का स्पेस क्रिएट कर लेंगी। इसका मतलब जो अमाउंट है, जो एरिया है जिससे एयर फ्लो होगा, वो लिमिटेड हो गया है, राइट? तो ये कूलिंग कैसे क्रिएट करेगा? ऐसे ऐसे क्रूशियल, मतलब ये बहुत छोटा लग रहा है, बहुत छोटा कॉन्सेप्ट लग रहा है, बट इसका हम्म। इम्पैक्ट बहुत ज्यादा आई वुड से एम्पलीफाइड रहता है, राइट? अपार्ट फ्रॉम दैट हम ये भी देख सकते हैं कि हमारा जो बिल्डिंग मटेरियल है, जैसे पहले जैसे घर हुआ करते थे वेरी लोकल मटेरियल्स यूज करके घर बनाए जाते थे, आजकल फैंसी मार्बल्स आ गए हैं, अलग अलग टाइप के मटेरियल यूज होते हैं जिसमें
जो हमारे रीजन से नहीं बिलोंग करते, एंड जो इंटेंसिटी और द फ्रीक्वेंसी ऑफ हीट जो बढ़ गई है, वो सिर्फ एम्पलीफाई करते हैं उसका इम्पैक्ट, जो ज्यादा थर्मल कंफर्ट प्रोवाइड नहीं कर पाते। इट माइट लुक हम्म। फैंसी, बट ऑन द अदर साइड ऑफ इट, अगर कोई इकोनॉमिक क्लास वो अफोर्ड कर पा रही है, सो वो अडाप्ट भी इजीली कर पाएंगी, राइट? एसीज आर वेरी गुड एग्जांपल्स। सेंट्रलाइज एसीज जो होते हैं बड़े बड़े कमर्शियल ऑफिस में, ये बहुत अच्छा ऑप्शन है, बट द अमाउंट ऑफ हीट जो वो जनरेट करते हैं, इट इज वेरी स्कैरी। आई मीन, जिस टाइप के परफॉर्मेंस मिलता है विद सेंट्रलाइज्ड एसी, इसके अलग इम्पैक्ट होता है विद रिस्पेक्ट टू वाटर एफिशिएंसी एंड एनर्जी एफिशिएंसी, बिकॉज हमें ये देखना पड़ेगा, ये बहुत ही इंटेंसिव होते हैं, राइट? इसमें काफी ज्यादा एनर्जी यूज होती है, इसका मतलब हीट बढ़ेगी, तो ये सब एक विशियस साइकिल बनती जाता है। अगर हमें रियली इस विशियस साइकिल को एस्केप करके कुछ यू नो इस तरीके से कुछ करना है आर्किटेक्चरल डोमेन में एज वेल एज पॉलिसी डोमेन में, सो ये यही होगा कि लार्जर कॉन्टेक्स्ट में हम देखें कि हमारी बिल्डिंग्स कैसे दिखे, हमारे ऐसे कौन से इनिशिएटिव्स है जो गवर्नमेंट को लेने चाहिए, जहाँ पे सबसे ज्यादा पब्लिक यू नो पास करती है, जहाँ पे क्राउड है, जो सबसे ज्यादा एक्सपोज्ड एरिया है, उसमें कैनोपी कैसे लगाए। जैसे हमारी डीप स्टडी हुई थी विद वन ऑफ द हम्म। ऑर्गेनाइजेशन जो इसमें स्पेशलाइज करती है इंजीनियरिंग डिजाइन सॉल्यूशंस में। तो साउथ अमेरिका से या फिर ग्लोबल जो हम बेस्ट प्रैक्टिसेस देखते हैं, जैसे हाउ अदर कंट्रीज डील विद इट, क्योंकि हमारे से ज्यादा भी वी आर तो वेरी मच लाइक अ ट्रॉपिकल कंट्री, बट हमारा एक्सपोजर उतना नहीं है जितना अब साउथ अमेरिकन और अफ्रीकन कंट्रीज का है, राइट? तो वो कैसे अडाप्ट करती है, हमने वो जानने की कोशिश की। तो ये एक है कि हमें जो पाथवेज होते हैं उनको अच्छे से प्रोटेक्टेड रखना है। मोर प्लांटेशन, मोर ग्रीन स्पेसेस, ऐसी स्पेसेस जहाँ पे पब्लिक स्पेस जब यूज करते हैं स्कूल गोइंग किड्स, गिग वर्कर्स, या फिर गृहिणियां, या फिर बुजुर्ग, तो इन सभी को एक कंफर्ट कैसे प्रोवाइड किया जाए। इट कुड बी, ये बहुत छोटा पाथ भी हो सकता है, जस्ट रीचिंग यू नो रेलवे स्टेशन से बस स्टॉप तक का रास्ता हो सकता है, या फिर सबसे क्राउडेड स्कूल के पास की जगह हो सकती है, या फिर ऐसी कमर्शियल जगह जहाँ पे काफी ज्यादा लोग इकट्ठा होते होंगे, जस्ट फॉर कम्यूट भी हो सकता है, या फिर ऐसी चीजें, राइट? तो ये थोड़ा सा क्रूशियल हो जाता है कि इन हॉटस्पॉट्स को आइडेंटिफाई करना within the city, within the district, and within uh, the state as well। जब मैं बोल रही हूँ स्टेट कूलिंग एक्शन प्लान की हम बात कर रहे हैं, हम दोनों एस्पेक्ट्स को कवर कर रहे हैं। एक तो पॉलिसी इंटरवेंशन सर्टेनली होना चाहिए, जिसमें डेवलपर्स, बिल्डर्स, इन सबको भी इंसेंटिव्स एंड डिसइंसेंटिव्स होने चाहिए, राइट? बट राइट। आई वुड से देर इज सर्टनली अ पब्लिक परसेप्शन जिसको भी हमें टैकल करना चाहिए। देर इज अ लॉट ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ हैविंग एन अवेयरनेस, राइट? इट इज अ डिसीजन मेकिंग ऑन द पार्ट ऑफ द पब्लिक इटसेल्फ कि हम कौन सा मटेरियल यूज कर रहे हैं। आर वी डिमांडिंग टू आर डेवलपर्स कि ये मटेरियल नहीं चाहिए हमें, ये हीट क्रिएट करता है, गिव अस ग्रीन कॉन्क्रीट, और give us something else, like in terms of recreational places that we have, give us bamboo based places, right? Which could be a little less, you know uh, लेकिन अनिथि, yeah, मैं आपको इंटरप्ट करूंगा। जब आप कहती हैं कि ये पब्लिक को भी डिसीजन मेकिंग इस हिसाब से करनी चाहिए, कौन सा मटेरियल यूज करना है, कौन सा नहीं करना है, तो क्या हम पॉलिसी लेवल पे सरकार जो है इतनी अवेयरनेस फैला रही है कि कौन सा मटेरियल सही है, कौन सा मटेरियल नहीं यूज करना है आपको? क्योंकि मैंने तो नहीं देखा है आज तक किसी भी एड में, किसी भी न्यूज़पेपर में, कि आप प्लास्टिक पैनल्स ना लगवाएं या आप इस तरीके का पेंट लगवाएं। तो इस पे थोड़ा सा हमें इन बातों पर प्रकाश डालिए ना, कि ये कैसे हो रहा है, कैसे इम्प्लीमेंट हो रहा है, और इसका कितना कितना प्रभावशाली हुआ है अब तक, कितना इम्पैक्ट हुआ है इन सब बातों का। एब्सोल्युटली राइट सर, यू राइट। अभी तक हमें ऑन ग्राउंड ये सब रियलिटीज दिख नहीं रही है कि गवर्नमेंट क्या कर रही है। एज ऑफ नाउ जो पब्लिक अवेयरनेस गवर्नमेंट क्रिएट कर रही है, वो है विद रिस्पेक्ट टू कि हीट स्ट्रोक से कैसे बचा जाए, पानी की बोतल कैरी की जाए, या फिर हेड कवर किया जाए, या इस टाइम पे ना निकले जहाँ पे सबसे ज्यादा सन एक्सपोज आप हो रहे हैं, या फिर सनस्क्रीन लगाई जाए, ये सारी चीजें। ये हेल्थ एस्पेक्ट हो गया, बट ये एडाप्टिव मेजर है। जब हम मिटिगेटिव मेजर्स की बात करते हैं ना, तभी बहुत ज्यादा जरूरी है कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ नॉट जस्ट स्टेट ऑफिसर्स, नॉट जस्ट पीपल हु आर ऑन ग्राउंड, बट ऑल्सो डेवलपर्स एंड बिल्डर्स। जब हम बोलते हैं ना कि हमें
ग्रीन प्रोडक्ट्स यूज कर या फिर ऐसे बिल्डिंग मटेरियल्स जो एनर्जी एफिशिएंट है या फिर कूलिंग प्रोवाइड करती है या फिर लोकल है। आई विल टेल यू कि पॉलिसी लेवल पे भी थोड़ी अंडरस्टैंडिंग कम है। ये इन चीजों की अंडरस्टैंडिंग ना मैक्सिमम UD1 UD2 हाउसिंग डिपार्टमेंट PWD डिपार्टमेंट इन्हीं को होगी, कभी कभी तो उनको भी नहीं होती है, राइट। तो एज somebody who is an expert in this domain, हमें उन्हें ट्रेन करना पड़ता है, विच इज वेरी गुड थिंग एंड दे लिसन। वो बहुत क्यूरियोसिटी से हमें बताते हैं कि उनको क्या प्रॉब्लम फेस करते हैं ऑन ग्राउंड, राइट। तो हम उनको सोल्यूशन देते हैं। अभी अगर हम बिल्डर्स को कहें, आई ऑल्सो इंटरेक्ट विद लॉट ऑफ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, तो इनको जब हम बोलते हैं कि आप बिल्डिंग मटेरियल्स यूज कीजिए, ऐसे जो लोकल है और जो सस्टेनेबल है, वो हमसे पूछते हैं कि हमको कैसे पता कि किससे सोर्स किया जाए, कौन रिलायबल है। तो ऐसी सिचुएशन में अभी तक ये हुआ नहीं है, बट इट वुड बी अ ग्राउंड ब्रेकिंग वर्क इफ एनी ऑफ द स्टेट्स empanel the list of local, regional एंड सीजनल मटेरियल्स, राइट, जो बिल्डिंग के लिए सस्टेनेबल है और रिलायबल है। एक बार एम्पैनल हो जाता है ना, तो एक ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है डेवलपर्स का, बिल्डर्स का, कि इन ऑर्गेनाइजेशंस के पास जा सकते हैं। अभी हम एम्पैनल करने का क्या प्रोसेस रखेंगे? जो मटेरियल वो यूज करे उसकी टेस्टिंग होगी, वो कितनी, नॉट जस्ट विथ रिस्पेक्ट टू कूलिंग, इसका एक बड़ा पर्सपेक्टिव भी आ सकता है विथ रिस्पेक्ट टू let me call it climate efficiency, or let me call it a capacity to adapt to the climate change, because हम इसमें ये भी देखना है कि इसमें कितना कार्बन एमिशन हो रहा है, राइट, कितनी हीट ट्रैप हो रही है, ये हेल्थ के लिए अच्छा है या नहीं। बिकॉज वी सी लॉट दीज आर, ये जो मटेरियल्स यूज होते हैं, जो पेंट्स यूज होते हैं, ये हार्मोन डिसरप्टर्स है, PUPs है, परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स है। तो इन सभी को एक कॉन्क्रीट तरीके से, एक होलिस्टिक अप्रोच लेके, इन मटेरियल्स को एसेस करके उनका एक उस ऑर्गेनाइजेशन का जो इन्हें बनाती है, ऑल्टरनेटिव क्रिएट करती है, इनको सपोर्ट किया जा सके बाय एम्पैनलिंग देम। तो ये क्रिएट कर देगा एक मार्केट, सस्टेनेबल बिल्डिंग का मार्केट, राइट, जिसमें बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स भी एनकरेज होंगे टू प्रोड्यूस दिस मटेरियल्स। अगेन द लाइफ साइकिल अप्रोच हो सकता है कि मटेरियल कितने टाइम तक सस्टेनेबल रह सकता है, या इसकी लाइफ टाइम कितनी है, इसकी कॉस्ट कितनी है। कॉस्ट एक बहुत बड़ा फैक्टर आ जाता है जब मटेरियल ही चेंज हो जाता है ना, बिल्डिंग मटेरियल का, तो कॉस्ट ऑफ पर यूनिट फ्लैट चेंजेस। अब इंडिया एक बहुत प्राइस सेंसिटिव मार्केट है। क्या हर कंज्यूमर को, हर फ्लैट बायर को या फिर कमर्शियल प्रॉपर्टी बायर को फॉर दैट मैटर, क्या इतना पैसे पे करने हैं? फिर या फिर जो इंक्रीमेंटल कॉस्ट आ रही है वो कौन ब्रिज करेगा? शुड इट बी गवर्नमेंट हु शुड बी क्रिएटिंग वायबिलिटी गैप फंडिंग, और शुड दे ऐसे पॉलिसी इंसेंटिव्स क्रिएट करने चाहिए क्या उनको, या फिर डिसइंसेंटिवाइज करना चाहिए उन बिल्डर्स को जो ऐसे हार्मफुल प्रोडक्ट्स यूज करते हैं? हम एक बहुत ओपन इकोनॉमी में रहते हैं, तो डिसइंसेंटिवाइज करना थोड़ा मुश्किल रहेगा, लेकिन सर्टनली ये सारे मेजर्स जब हम ले रहे हैं, थोड़ा इंसेंटिवाइज जरूर किया जा सकता है विथ रिस्पेक्ट टू थोड़े से फ्लेक्सिबिलिटी देके प्रॉपर्टी टैक्स में, वाटर टैक्स में, एंड अदर टाइप ऑफ जो सरचार्जेस, टैक्स जो लेवी होते हैं, प्रॉपर्टी टैक्स वाला मैटर, ऑन बिल्डर्स एज वेल एज इंडिविजुअल फ्लैट ओनर्स। बिल्डिंग के मेंटेनेंस का खर्चा कम होगा। एक लेट्स सी, लुक एट इट एज एन कैपिटल इन्वेस्टमेंट जो आप एक टाइम करते हैं, और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, अगर आप जस्ट टू गिव एन एग्जांपल, अगर मैंने वो जो 35,000 की AC का जो एग्जांपल दिया था, उससे लॉन्ग रन में मेरा बिल कम आएगा, राइट, इट विल ऑलवेज बी लेस देन 2,000 रुपीज। तो मैं अगर लॉन्ग रन में 2,000 रुपीज से कम का इलेक्ट्रिसिटी बिल भर रही हूँ डिस्पाइट रनिंग AC फॉर सम नंबर ऑफ आवर्स, तो ये मेरे लिए तो विन विन है ना। और इतना ही पैसा मेरा मेंटेनेंस का बच जाता है, क्योंकि वो बार बार खराब भी नहीं हो रहा। ये तो बहुत सिंपल एग्जांपल था AC का। अब जैसे अभी अभी नया कॉन्सेप्ट भी आ गया है एनर्जी एफिशिएंट फैंस का। जब ये बिल्डिंग्स बन रही है, जब फ्लैट के पोजीशंस दिए जा रहे हैं, OCs मिलनी है, ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट्स मिलने हैं, तो थर्ड पार्टी का वेरिफिकेशन होना चाहिए कि ये जो मटेरियल्स स्टिपुलेट किए गए थे कि ये यूज होंगे, इसके बेसिस पे इनको, इस डेवलपर को ये इंसेंटिव मिलना था, क्या ये रियली यूज हुआ है, क्या ये फ्लोर टू विंडो रेशियो यूज हुआ है, क्या कौन से बिल्डिंग मटेरियल यूज हुए, क्या कौन सी टाइप की ग्लेजिंग की गई है, अगर उन्होंने ग्लास मटेरियल यूज किया है। तो ये सारी चीजें थोड़ी ओपन मार्केट में डाल के थोड़ा ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी क्रिएट करनी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी फॉर पब्लिक, टू लेट देम नो दैट वी आर क्रिएटिंग एट, जैसे मुंबई जैसा शहर जहाँ पे इतना रैपिडली रीडेवलपमेंट हो रही है, इट इज एन अपॉर्चुनिटी टू बी ऑनेस्ट। क्योंकि अभी तक जैसे ब्रिटिश टाइम से जो कंस्ट्रक्शन हुआ था वो मोस्टली पत्थरों पे हुआ था, राइट, ब्लैक डार्क पत्थरों पे हुआ था, जो
एक हीटिंग इफेक्ट भी देता है, कूलिंग इफेक्ट भी देता है, डिपेंडिंग अपॉन वेयर दे आर प्लेस्ड, राइट? साउथ में या जो जो लोकेशंस होती है, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट में किस तरीके का सन एक्सपोजर हो रहा है उस टाइप पे अक्रॉस द ईयर, पूरे साल के अंदर। जैसे आप मतलब जो ज्योग्राफी का कॉन्सेप्ट है, अलग टाइप का इम्पैक्ट होगा आपके, जून में 21 जून तक आपके लॉन्गेस्ट डेज रहेंगे, फिर जनवरी में आपके छोटे डेज रहेंगे। जब छोटे दिन होते हैं तब एक्सपोजर ऑफ सन भी कम होता है, राइट? जब लंबे दिन होते हैं तो एक्सपोजर ऑफ सन भी बढ़ जाता है। अब जैसे लास्ट ईयर का एग्जांपल दूं तो 15 मई को बारिश हो गई थी। आज हम 8 हम्म जून में बैठे हैं, बट अभी तक प्रॉपरली बारिश नहीं हुई है, राइट? मतलब एक मानसून अनाउंस नहीं हो पा रहा है। तो आप देखिए कि ये जो पैटर्न है बारिश का, दिस इटसेल्फ इज क्लाइमेट चेंज दैट वी कॉल। अब जब हम्म हीट एंड वी आल्सो सी स्वैपिंग ट्रेंड्स, जहाँ पे पहले ड्रॉट्स हुआ करते थे, ट्रेडिशनली ड्रॉट प्रोन रीजन्स हुआ करते थे, वहां पे फ्लडिंग हो जा रही है। जहाँ पे हम्म फ्लडिंग होती थी वहां पे ड्रॉट हो जा रहा है। मतलब जो बहुत समृद्ध जो डिस्ट्रिक्ट्स रहते हैं, जहाँ पे अच्छी खासी बायोडाइवर्सिटी रहती है, वो इम्पैक्ट हो रही है। काफी सारी चीजें इम्पैक्ट हो रही है, बिकॉज अल्टीमेटली जैसे हमने कहा, हीट का पूरा पूरा संबंध है प्रोडक्टिविटी से, एज वेल एज हाउ आर इकोनॉमिक इम्पैक्ट से भी संबंधित है ये। तो सर्टन ये हम्म। इमरजेंसी है, हेल्थ हेल्थ की तो है, इकोनॉमी की भी है। तो जी। इसमें सभी स्टेक होल्डर्स को हमें थोड़ा इन्वॉल्व करना पड़ेगा। स्टेट ऑफिसर्स की बहुत ज्यादा जरूरत है कैपेसिटी बिल्डिंग की, क्योंकि जब ये डिसीजंस लिए जा रहे हैं कि हम्म कौन से मटेरियल पैनल होंगे, कौन सी एजेंसी पैनल होगी, कौन थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन करेगा, क्या रेशियोज होंगे, इसको अंडरस्टैंडिंग चाहिए आर्किटेक्ट की, आर्किटेक्चरल अंडरस्टैंडिंग चाहिए, इंजीनियरिंग सिविल इंजीनियरिंग की अंडरस्टैंडिंग चाहिए, बिल्डिंग मटेरियल्स की अंडरस्टैंडिंग चाहिए। ये थोड़ा आई वुड से इट इज अ हाई लेवल स्टडी, जिसके लिए थोड़ी आपको एक्सपर्टीज इंटरनेशनल लेवल से भी पुल आउट करनी पड़ेगी, और नेशनल लेवल जो ऑन ग्राउंड जो मतलब रिक्वायरमेंट है हमारे ऑफिसर्स की, बिल्डर्स की एंड डेवलपर्स की, उसे भी सुनना, जो स्टेक होल्डर कंसल्टेशन होना है वो भी जरूरी है। अभी हम ये प्रोसेस में है ये सब करने के, बट ये बहुत स्लो प्रोसेस है टू बी ऑनेस्ट। अभी हमने काम काफी पहले शुरू कर दिया था, बट अभी इस समर स्मेल में भी हम ये डिलीवर नहीं कर पाए हैं। तो इसलिए जब हम, या फिर नया अगर प्रोडक्ट आ रहा है, नया सस्टेनेबल बिल्डिंग मटेरियल आ रहा है, तो उसको आप पायलट प्रोजेक्ट करके कीजिए। आप देखिए कितने डिग्री का वेरिएशन आ रही है आपकी उस पर्टिकुलर मटेरियल से बने हुए घरों में या फिर बिल्डिंगों में। तो ये सारी चीजें एविडेंस बेस्ड पॉलिसी बन जाएगी। और जरूरी नहीं है जो मुंबई के लिए काम कर रहा है वो विदर्भ के लिए काम करे, या फिर वो मराठवाड़ा के लिए काम करे, या फिर वो स्पेसेस लाइक दिल्ली एंड कश्मीर के लिए काम करे। तो जैसे काफी लोकल मटेरियल यूज करके ट्रेडिशनली घर 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 बनाए जाते थे, कमर्शियल प्रॉपर्टीज के लिए ये ट्रू नहीं हो सकता, बिकॉज उनकी रिक्वायरमेंट्स अलग है, कंजप्शन अलग है, स्पेसेस अलग है। तो थोड़ा सा चैलेंजिंग रहता है कि किस टाइप की डिमांड कैसे सर्व की जा सकती निधि, मुझे लगता है कि आपने काफी कुछ इसमें कवर कर दिया। और शायद मेरा आखिरी सवाल आपसे यही रहेगा कि अभी ये जो अडेप्टेशन वाली बात है, बेसिकली जो कूलिंग प्लान पे आप काम करती हैं, इससे ये अभी अगर हम 1 से 10 की स्केल पर नापे तो ये किस नंबर पर होगा? और अभी 10 तक पहुंचने में कितना समय लगेगा पूरे देश की अगर हम बात करते हैं तो? है? आई वुड से 1 और 2 मे बी, क्योंकि ओके। कूलिंग एक्शन प्लान होने से कुछ नहीं होता। हमें हम्म जरूरत है हर डिस्ट्रिक्ट में, हर सिटी में एक हीट ऑफिसर के होने की, जो सब कुछ रिपोर्ट करे, राइट? जिसको अंडरस्टैंडिंग हो डेटा की कि कितने केसेस आ रहे हैं, उनसे कैसे डील किया जा रहा है। जैसे हमारे पास डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी होती है, ये मैंडेट है, राइट? ये एसडीएमए का, एनडीएमए का मैंडेट है कि हर डिस्ट्रिक्ट में, हर सिटी में एक डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी बैठनी चाहिए अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ कमिश्नर और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, राइट? तो इस कमेटी को बहुत प्रोएक्टिवली प्लान करना पड़ेगा, हर मानसून से पहले एंड ऑफ कोर्स हर समर स्पेल से पहले वो प्लान करते हैं। बट क्या उनके पास वो कैपेसिटी है ये साइंटिफिक तरीके से सोचने की? क्या हर डिस्ट्रिक्ट के हीट एक्शन प्लान बने हैं? क्या वो इंटीग्रेटेड है क्लाइमेट एक्शन प्लान से? क्या उनके पास कूलिंग की कोई सॉल्यूशंस है, या फिर लोकल सॉल्यूशंस एक्सप्लोर किए जा रहे हैं या नहीं? क्या वो एक्सप्लोर कर रहे हैं? आर दे कोलैबोरेटिंग, वो कोलैबोरेट कर रहे हैं क्या क्या ऑन ग्राउंड के जो आई वुड से एनजीओस या फिर सीएसओस है, या फिर हमारे आशा वर्कर्स है, उनके साथ? क्योंकि ये बहुत बड़ा मिशन है
इमेजिन जो मैं ये बोलूंगी कि ये साइलेंट डिजास्टर है जो आपको दिख भी नहीं रहा है, राइट? आप बस फील जी। कर पा रहे हैं इसको। मतलब आज मुझे कन्विंस करना पड़ेगा एक बहुत सीनियर ऑफिसर को कि हाउ हीट एंड क्लाइमेट चेंज एंड पॉलिसी are interrelated and how what is the relationship that they have, right? And उससे ओवरकम कैसे करें, ये आप समझिए कि ये तो मैं बहुत सीनियर लेवल ऑफिसर को एक्सप्लेन कर रही थी। सो व्हाट विल बी द सिचुएशन ऑन ग्राउंड वेयर अ पर्सन, जहाँ पे पर्सन को इतनी ज्यादा एक्सपोजर भी नहीं होगी, लेट अलोन थोड़े इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस की, बट जो कैपेसिटी बिल्डिंग है वो बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। स्टेक होल्डर कंसल्टेशन होना बहुत जरूरी है। एक पॉलिसी बेस्ड एक्शन प्लान होना जो इंटीग्रेटेड हो क्लाइमेट एक्शन प्लान से। हर डिस्ट्रिक्ट और हर सिटी में, हर स्टेट में क्लाइमेट एक्शन प्लान होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हीट एक जस्ट एक आई वुड से पार्ट ऑफ द बिगर पजल है, राइट? जब जी। तक हम दूसरी चीजों को दूसरे जो इसके कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स है जिसकी वजह से ये एम्पलीफाई हो रही है, उससे जब तक एड्रेस नहीं कर देना, तब तक हीट एज अ डिजास्टर को हम एड्रेस नहीं कर सकते, आई वुड से। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि बिल्डर्स को भी ऑन बोर्ड लाना। ऐसा नहीं है कि कोई समझ नहीं रहा है, सभी ऑब्जर्व कर रहे हैं, गर्मी सबको लग रही है, सबको डिस्कम्फर्ट हो रहा है। अगर कोई इंसान अगर 24 घंटे भी एसी में रह रहा है, वो 5 मिनट जब पास आउट कर रहे हैं कहीं से, एक स्मॉल पैसेज से भी, उनको वो डिफरेंस पता चलेगा, उनको इनफैक्ट गर्मी सबसे ज्यादा लगेगी, राइट? तो अलग अलग टाइप के जो सोल्यूशन हम प्रपोज करते हैं, इनको इनको जरा हमें पॉलिसी में लाना तो बहुत जरूरी है। आई वुड ऑल्सो से कि परमिएबल सर्फेसिस होना, नॉट जस्ट हम बिल्डिंग की, हमने बहुत ज्यादा बिल्डिंग की बात की, कूल रूफ्स की बात की, अर्बन फॉरेस्ट्री की बहुत जरूरत है हमें। जो हम आजकल मियावाकी प्लांटेशन की बहुत बात करते हैं, जिस तरीके की जो छाव देती है, जैसे जिस झाड़ से जो छाव मिलती है, उसकी यू नो कूलिंग या जो थर्मल कंफर्ट है, वो कोई और सोल्यूशन आपको दे ही नहीं पाएगा। सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव ए फॉरेस्टेशन ऑफ राइट प्लांट्स, राइट लोकल रीजनल एंड बिगर प्लांट्स, बिकॉज ऑब्वियसली दे विल वो कार्बन सीक्वेस्ट तो करेंगे ही, बट छाव भी उतनी ज्यादा देंगे, राइट? आजकल इतना ज्यादा डिफॉरेस्टेशन हो रहा है बिकॉज ऑफ डेवलपमेंट, दैट इज a very aspirational development that we will look at, but जब हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें जो डेवलप हो रहा है, क्यों नहीं हम उसको ब्लू एंड ग्रीन कर सकते? हमारे जो स्ट्रीट्स होते हैं, जो सबसे ज्यादा यूज होते हैं, वो शेडेड क्यों नहीं हो सकती? हमारी सरफेस परमेबल क्यों नहीं हो सकती, राइट? हमारे जो जो अर्बन डिजाइन है वो थोड़ा सा वाटर सेंसिटिव हो जाए, तो हमारे जो जो अप्रोच है ना हीट की तरफ, वो बहुत ज्यादा मल्टी डायमेंशनल हो जाएगा, राइट? और एक तरीके का जो हमारा हमेशा चैलेंज रहता है कि अगर हीट को परस्यू करना है इंडिपेंडेंटली, हमेशा आपको चैलेंज रहेगा फाइनेंस का, राइट? इसको फाइनेंस कैसे करें? दिस इज अ न्यू आइडिया, इट इज नॉट कवर्ड इन एनी पॉलिसी। तो ऐसे टाइम पे क्लाइमेट फाइनेंस बहुत जरूरी कंपोनेंट हो जाता है कि आपकी जो CSR होते हैं या फिर जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशन से जो फंड आते हैं, उनको कैसे मोबिलाइज किया जाए एट डिस्ट्रिक्ट एंड सिटी लेवल, वो बहुत जरूरी हो जाता है। बिकॉज विदाउट मनी ये सारे इम्प्लीमेंटेशन इम्पॉसिबल है, राइट? इसको जरूरत तो डेफिनेटली है टेक्निकल नो हाउ की, बट इससे जरूरत है क्लाइमेट फाइनेंस की भी, और बहुत ज्यादा जरूरत है पॉलिटिकल विल की। ये जो हमारे MLCs है, MLAs एंड MPs है फ्रॉम दिस वल्नरेबल रीजन्स, वो सबसे ज्यादा समझेंगे, क्योंकि वहां पे ही अगर द वेजिटेशन इतना ज्यादा वेजिटेशन डेंस नहीं है, जहाँ पे लोग ऑन ग्राउंड काम करते हैं, फार्मर्स, राइट? एंड जो हमारे गिग वर्कर्स है अर्बन सेटिंग में, दोनों में, रूरल और अर्बन की दोनों की बात करूंगी, बिकॉज दोनों जगह पे इंसान रहता है, दोनों जगह पे सबको इक्वल थर्मल डिस्कम्फर्ट होता है। ऑल्सो आई वुड टॉक अबाउट एनिमल्स, हमारी जो वल्नरेबल सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन है, उनका भी एक इंटीग्रेटेड अप्रोच होना चाहिए। सभी के बारे में ध्यान और रख के हमें पॉलिसीज डिजाइन करनी चाहिए। अभी मैं देखती हूँ कि हमारे जो हीट एक्शन प्लान है, कूलिंग एक्शन प्लान है, ये बहुत ज्यादा ह्यूमन सेंट्रिक है। हम भूल जाते हैं कि इस धरती पे हमारे अलावा भी और ज्यादा क्रीचर्स रहते हैं, उनके बारे में भी जरा हमें सोचना चाहिए, और थोड़ी सी कोशिश करनी चाहिए जो हमारी गौशाला है या पोल्ट्रीज है, या ऐसी जगह जहाँ पे हर्ड्स रखते हैं, मतलब आई एम टॉकिंग लार्जली अबाउट द एनिमल हस्बेंड्री सेक्शन इटसेल्फ,
वहां पे भी तो इतने ज्यादा क्रैम्प स्पेसेस में रहते हैं और उनके जो रूफ्स होते हैं वो पतरे के बने होते हैं एंड प्रोडक्टिविटी भी कम हो जाती है उसकी वजह से एनिमल्स की इन टर्म्स ऑफ मिल्क प्रोडक्शन या इन टर्म्स ऑफ एग प्रोडक्शन थिंग्स लाइक दैट। तो ये भी इकोनॉमिकली हमें इम्पैक्ट करता है बट एट ह्यूमन लेवल ऑल्सो आई वुड रिक्वेस्ट पॉलिसी मेकर्स एंड पीपल हु वर्क ऑन ग्राउंड कि इस कंपोनेंट को तो हमें सर्टेनली ध्यान रखना चाहिए। तो एक मल्टी डायमेंशनल अप्रोच से ही होगा। ओनली पॉलिसी के नॉट सॉल्व वन प्रॉब्लम बट सर्टनली हर सिटी हर डिस्ट्रिक्ट और हर स्टेट को एंड एट नेशनल लेवल ऑफ कोर्स हम बहुत ज्यादा काम करते हैं, इंटरनेशनल एक्सपर्टीज भी पुल करते हैं बट सभी का एक इंटीग्रेटेड अप्रोच होना चाहिए और लीडरशिप की तो विल बहुत ज्यादा जरूरी है। कैसा है ना, व्हेन देयर इज अ विल देयर इज अ वे। जब आप यू नो डिसाइड करेंगे कि हमें ये करना है, देयर आर लॉट ऑफ, आपको पता भी नहीं होगा कि इतना काम ऑलरेडी चल रहा है, वो ऑटोमेटिकली अलाइन हो जाएगा और जब अलाइन हो जाते हैं ना ये सारे काम ऑन ग्राउंड तो ये बहुत बड़ा एम्पलीफाई करते हैं इम्पैक्ट, राइट? तो जी ये अप्रोच सभी को रखना चाहिए। एकेडमिशियंस की बहुत ज्यादा जरूरत है। हम हमेशा आइसोलेशन में सोचते हैं कि आर्किटेक्ट का रोल सिर्फ बिल्डिंग बनाने तक है बट हम रियलाइज नहीं करते कि जो जो जिस डिजाइन बोर्ड स्टेज पे जो जो ड्राइंग उन्होंने की होती है वो जिंदगी हर किसी को इम्पैक्ट करती है जो उसमें रहते हैं इन मल्टीपल टर्म्स एक्चुअली। सो हर जो कंपोनेंट है uh, हमारे अर्बन डिजाइन के, उसे हमें ध्यान में रखना चाहिए कि हर स्टेक होल्डर्स में इंपॉर्टेंट है। स्टेक होल्डर कंसल्टेशन तो हर पॉलिसी के टाइम पे बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है एंड आई वुड से success of these cooling action plans depend really on how the decision making stakeholders decide on taking it up. तो यही है मेरा फाइनल जी मैसेज और ऑडियंस। बिल्कुल नीति। जो भी हम काम कर रहे हैं कूलिंग एक्शन प्लान के लिए, उसका सक्सेस तभी हो पाएगा जब वो पॉलिसी लेवल से ग्राउंड लेवल पर आएगा। तो नीतीश, शुक्रिया अर्थ अनर्थ पर आने के लिए। आपके जो विचार थे उससे हमको बहुत सारा इंसाइट मिला, बहुत सारा हमारा नॉलेज में जो है हमें एक काफी ज्ञानवर्धक रहा आपके साथ ये सेशन। और मैं अभी अपने सारे दर्शकों का शुक्रिया करना चाहूँगा हमारे साथ बने रहने के लिए। अगर आपके पास कोई एक सवाल है या आप किसी मुद्दे पर और बात करना चाहते हैं या आप नीति से कुछ और सवाल पूछना चाहते हैं, तो हमारे ईमेल पर हमें आप अपने सवाल भेज सकते हैं। और अगर आपको यह एपिसोड पसंद आया है तो हमें लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। नीति, शुक्रिया आपका यहाँ पर आने के लिए। आज का एपिसोड सुनने के लिए आप सभी का शुक्रिया। अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया है तो अपने फेवरेट पॉडकास्ट स्टेशन पर इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले हफ्ते फिर मिलते हैं एक नए गेस्ट के साथ, एक नए मुद्दे के साथ।